हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में सभी राज्यों पर कब्जा किया और भारत में अलग अलग प्रकार की नीतियों को लागू किया। चाहे आप सामाजिक पक्ष में देखें तो शिशुवध प्रथा पर प्रतिबंध हो, सती प्रथा पर प्रतिबंध हो, दास प्रथा पर अंत हो या विधवा पुनर्विवाह, यह जो नीतियां हैं इन्होंने समाज में बदलाव लाने का कार्य किया। बदलाव जब भी आएगा, परिवर्तन जब भी आएगा, कुछ लोग पक्ष में होंगे, कुछ लोग विपक्ष में होंगे। तो उसी प्रकार इन सामाजिक नीतियों से कुछ लोग पक्ष में थे अंग्रेजों के और कुछ विपक्ष में थे, जो विद्रोह के कारक भी बने। कुछ आर्थिक पक्ष में नीतियां आई। आर्थिक पक्ष में नीतियां क्या आई? रेलवे का विकास उसी दौर में दिखाई देता है और इंग्लैंड में मशीनीकरण का युग दिखाई देता है, जहां पर बनने वाले कपड़े अमूमन भारत में बनने वाले कपड़ों से सस्ते तथा चमकदार होते थे, जिससे भारतीय कपड़ों की जो डिमांड थी वो घट गई, जिससे हमारे बुनकरों की स्थितियां दोयम दर्जे की हो गई। उसके अलावा राजनीतिक नीतियों में अगर हम देखें तो सहायक संधि, डलहौजी की अगर हम देखें हड़प नीति और भूराजस्व नीतियों ने भारत के स्ट्रक्चर को डेमोलिश करने का कार्य किया, जिससे यहां की जनता में एक विद्रोह की भावना पैदा हुई। मगर विद्रोह के लिए एक चिंगारी की आवश्यकता थी। भूसा का ढेर था जिसमें एक तीली माचिस की आवश्यकता थी और वो माचिस की तीली बनी चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस क्या थे कि ब्राउन ब्रॉस के जो थी पुरानी राइफल, उसकी जगह एनफील्ड राइफल आई, जिसमें कार्टेज जो पड़ता था, कारतूस जो पड़ता था, वह जो है चर्बी युक्त था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी होने का कहा गया, अफवाह उड़ी। दूसरा, यह जो हथियार बनते थे, यह जो कारतूस बनते थे, वो वुलिच शस्त्रागार में बनते थे, वुलिच ऑर्डिनेंस में, जहां बाद में यह भी प्रूव हुआ कि हाँ, बात कुछ सच थी कि जहां गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय है और सूअर हराम है इस्लाम में। तो एक हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मों को चोट पहुंचाई जा रही थी इसके द्वारा, जिसकी बगावत सबसे पहले जो दिखाई देती है वह दिखाई देती है कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में। 34वीं इन्फेंट्री थी, खासकर ब्राह्मण इसमें ज्यादा थे, और इस इन्फेंट्री का एक सैनिक था मंगल पांडे। तो मंगल पांडे जो है पहला कारक बनता है इस पूरी क्रांति का। तो 1857 का जो विद्रोह है उसकी तात्कालिक कारण के रूप में हम चर्बी वाले कारतूस को देख सकते हैं, किंतु आप यह कहें कि केवल चर्बी वाले कारतूस ही जिम्मेदार थे 1857 के विद्रोह के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। कई सारे कारक मिलकर एक कारक का निर्माण कर रहे थे और कारण और कार्य में जो संबंध होता है वहां 1857 के विद्रोह में वो दिखाई भी दे रहा है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का पहला वायसराय भी बनेगा। उसका आपातकालीन मुख्यालय उसने इलाहाबाद को बनाया। सबसे पहला जो घटना हुई वो बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के द्वारा ही हुई। उसने 29 मार्च 1857 को कैप्टन बाग तथा जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी और जब पकड़ा गया तो स्वयं को मारने का भी प्रयास मंगल पांडे करते हैं, किंतु वह घायल हो जाते हैं, बच जाते हैं, जिन्हें बाद में 8 अप्रैल 1857 को कोर्ट मार्शल करके सेना ने उन्हें क्या दे दी? फांसी दे दी गई। उसके बाद अगर हम देखें तो 10 मई 1857 को एक नेतृत्व धन सिंह गुर्जर करता है मेरठ से सैनिकों के द्वारा, और उन्हें लेकर दिल्ली पहुंचता है और यहां से शुरुआत होती है 1857 के विद्रोह की, जिनका नेतृत्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यक्ति करते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण रहा इसकी असफलता का कि सभी अलग अलग स्थानों पर संगठन को मजबूत कर रहे हैं मगर पूरी तरह से संगठित नहीं हो पाते हैं और अंग्रेज इन्हें एक एक करके सबको पराजित कर देते हैं।
जिस प्रकार एक एक लकड़ी को तोड़ा जा सकता है और एक गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता, उसी प्रकार एक एक लकड़ी को तोड़ने का कार्य अंग्रेज कर रहे हैं और एक गट्ठर के रूप में कभी भारतीय एक नहीं हो पाए। यह सबसे बड़ी समस्या रही। और सबसे बड़ी समस्या यह भी रही कि जमींदार वर्ग वह भारत का सपोर्ट न करके, देश का समर्थन न करके, वह अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, जिससे बहुत बड़ी क्षति भारतीय योद्धाओं को हुई। तो अलग अलग देखते हैं चीजों को। कैसे देखें, दिल्ली में जो वास्तविक नेतृत्व कर रहा है वह है बख्त खां, और सांकेतिक नेतृत्व मुगल अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर कर रहा है। जिनको कौन रिबेल करता है, तो उनके सामने खड़े थे हडसन और निकलसन। हडसन और निकलसन में निकलसन की मृत्यु हो जाती है, हडसन कब्जा कर लेता है दिल्ली पर और बहादुर शाह जफर को कहां भेज देता है, रंगून, और उसके बेटों को और नाती को लाल किले के सामने गोली मार दी जाती है। और इसी के साथ मुगल जो सत्ता थी उसका अंत पूरी तरह से भारत में हो जाता है। अगला, लखनऊ में नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। लखनऊ अवध की राजधानी रहा है और अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को पराजित किया अंग्रेजों ने और रंगून भेज दिया। उनकी बेगम थी बेगम हजरत महल, जिन्हें महक परी के नाम से जाना जाता है। कैंपबेल, लॉरेंस, नील तथा हैवलॉक, जिसमें से 3 मारे जाते हैं। लॉरेंस, नील तथा हैवलॉक मारे जाते हैं। कैंपबेल जो था वह नेतृत्व करता है और जीतता है लखनऊ को। बेगम हजरत महल यहां से हारने के बाद नेपाल भाग जाती हैं। कहां चली जाती है, नेपाल। उसके बाद अवध, मौलवी अहमदुल्ला, इसने सबसे ज्यादा परेशान, अगर हम देखें उत्तर भारत में बहुत ज्यादा परेशान किया अंग्रेजों को। इस पर भी नेतृत्व कौन कर रहा था, कैंपबेल। कानपुर में 2 व्यक्ति नेतृत्व कर रहे हैं, धोदू पंत तथा तात्या टोपे। दूसरा कौन है, तात्या टोपे। और तात्या टोपे को हम एक बार और समझें, इनका नाम क्या था बताइए। तात्या टोपे यहां नेतृत्व कर रहे हैं धोदू पंत। ढूंढिएगा, एक सवाल दे रहे हैं कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है। तो कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे धोदू पंत और तात्या टोपे। बाद में यहां से धोदू पंत नेपाल भाग जाते हैं और तात्या टोपे साथ देते हैं रानी लक्ष्मीबाई का। यहां पे भी अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व कर रहा था कैंपबेल। उसके बाद इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली नेतृत्व कर रहे हैं, जिनको दबाने का कार्य कर्नल नील करता है। बिहार, आरा, जगदीशपुर की धरती, वहां पर नेतृत्व कर रहे हैं बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह, जिसको दबाने का कार्य करता है विलियम टेलर। उसके बाद रानी झांसी लक्ष्मीबाई जो थी, मनु कहते थे इन्हें, मराठा थी। इनके राज्य को हड़पा गया हड़प नीति के द्वारा। इन्होंने विद्रोह किया और विद्रोह की आग झांसी से ग्वालियर तक पहुंची और इनका साथ दे रहे थे तात्या टोपे। तो लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, इनको दबाने का कार्य किया हीरोज ने। और हीरोज रानी लक्ष्मीबाई के विषय में कहता है कि 1857 के विद्रोह में केवल एक ही पुरुष था, केवल एक ही योद्धा था, वह थी रानी लक्ष्मीबाई। तो आप समझ सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई क्या स्थिति में रही। रानी लक्ष्मीबाई को धोखा देने का कार्य ग्वालियर के सिंधियाओं ने किया। अगर हम देखें तो ग्वालियर का सिंधिया खानदान उस समय अंग्रेजों को सबसे ज्यादा समर्थन देने वाला उस समय का राज परिवार था, सिंधिया राजघराना। बरेली में नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर खान बरेली में, और इसको दबाने का कार्य आयर और कैंपबेल कर रहा है। राजस्थान में नेतृत्व कर रहे थे ठाकुर कौशल सिंह और असम में नेतृत्व कर रहे थे मनीराम दत्त। यह जो प्रश्न है ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कहां पर कौन नेतृत्व कर रहा था, अंग्रेजों की ओर से कौन था। खासकर भारतीयों को नेतृत्वकर्ताओं को याद रखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछेगा और सीधे पूछेगा, घुमा फिरा के नहीं, सीधे पूछा जाता है और यहां से पूछने का आम चलन रहा है। तो यह नेतृत्वकर्ता, यह अंग्रेज अधिकारी और यह स्थान है। कौन कहां पर कैसे मारा गया यह भी स्पष्ट हुआ। अब देखते हैं, तो सामाजिक कारण, आर्थिक, राजनीतिक कारण हमने पढ़े, ये चर्बी वाले कारतूस पढ़े। 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में, जो दिल्ली तक पहुंचा और पूरे देश में फैला। पर पूरे देश में नहीं फैला। एक तो सबसे बड़ी समस्या उत्तर भारत में ज्यादा रहा, दूसरा आम जन का उतना समर्थन नहीं मिला,
जमींदार वर्ग अंग्रेजों को समर्थन दे रहा था। तो ये आंदोलन अगर देखें तो जनता का आंदोलन नहीं दिखता है सामान्यतः। इसके विषय में अपने अपने कथन भी आएंगे। तो कुछ कथन 1857 के विद्रोह के समय आए जो अपनी राय देते हैं 1857 के विद्रोह की स्थिति को भारत को लेकर। तो सबसे पहला जो कथन है वो है टी.आर. होम्स का कि यह जो 1857 का विद्रोह था सभ्यता और बर्बरता के मध्य युद्ध था, यानी कि अंग्रेज सभ्य थे और हम बर्बर थे, हमको सभ्य बना रहे थे अंग्रेज, तो हम लड़ रहे थे। यह कथन टी.आर. होम्स का है। तो सभ्यता और बर्बरता के मध्य युद्ध बता रहा है 1857 को टी.आर. होम्स। उसके बाद लॉरेंस, क्योंकि लॉरेंस एक खुद सिपाही रहा है तो वह इसको सिपाही विद्रोह कह रहा है। तो 1857 विद्रोह केवल सिपाही विद्रोह था, यह लॉरेंस कह रहा है। कौन कह रहा है? लॉरेंस। यह धर्म के अंधों का यानी धर्मांधों का, हिंदू और मुसलमान धर्म के अंधे बोल रहा है। यह धर्म के अंधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था। किसने कहा? रीज ने। न तो राष्ट्रीय, न प्रथम, न स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा है? यह कहा है मजूमदार ने। मजूमदार ने क्या कहा? न तो यह राष्ट्रीय था क्योंकि पूरे देश में नहीं फैला था, विद्रोह था तो इससे पहले भी विद्रोह हुए, सन्यासी विद्रोह भी हुआ, बड़ा विद्रोह था। तो न तो यह प्रथम था और न स्वतंत्रता संग्राम था। स्वतंत्र संग्राम क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि ज्यादातर रजवाड़े लड़ रहे हैं और रजवाड़े अपने राज्यों के लड़ रहे थे, देश के लिए नहीं लड़ रहे थे। यह मानना था मजूमदार का। किंतु एक व्यक्ति था डिजराइली। डिजराइली ने क्या कहा है? यह सिपाही विद्रोह नहीं था, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह डिजराइली कह रहा है, बेंजामिन डिजराइली, याद रखिएगा। कुछ किताबें हैं जैसे 1857 यह अशोक मेहता ने लिखी है, 1857 यह पुस्तक जो लिखी गई है वो लिखी है सुरेंद्र नाथ सेन ने। सुरेंद्र नाथ सेन, और इसे सरकारी दस्तावेज माना जाता है। अगर आपको एक क्रम में 1857 के विद्रोह को पढ़ना है तो आपको 1857 पढ़नी चाहिए। सुरेंद्र नाथ सेन सरकारी दस्तावेज के रूप में इसको लिख रहे हैं, एकदम सरकारी दस्तावेज की तरह लिखी गई। कौन कहां पर क्या हमला कर रहा है, अंग्रेजों की ओर से कौन है, क्या उसका परिणाम हुआ, ये 1857 में दिखाई देता है। ये पुस्तकें डायरेक्ट पूछी जाती हैं कि 1857 जैसे सरकारी दस्तावेज कहा जाता है किसकी पुस्तक है, तो सुरेंद्र नाथ सेन। अगला द ग्रेट रिबेलियन, कहीं कहीं जगह लिखा हुआ है 1857 ग्रेट रिवॉल्ट या पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है अशोक मेहता ने। पूरी किताब है 1857 ग्रेट रिवॉल्ट द ग्रेट रिबेलियन, यह पुस्तक लिखी है अशोक मेहता ने। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने लिखी है? वी.डी. सावरकर। और एक पुस्तक और है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया, यह पुस्तक लिखी है कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो यह जो चीजें हैं 1857 की, यह स्पष्ट कर पाती हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों को सामना करना पड़ा एक बड़े विद्रोह का। और एक और बात, अगर इस विद्रोह में सारा समुदाय, सारा भारतीय समुदाय एक हो जाता तो शायद उसी समय अंग्रेज जा चुके होते। मगर हमें 1857 का विद्रोह, आप समझिए 1757 से 1857 आ गया, प्लासी के युद्ध से और इस युद्ध तक, और हमें 100 वर्ष लग गए इस युद्ध को यह समझाने में, भारतीयों को यह समझाने में कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। यह स्थिति थी भारत की। हम दुनिया के उन चुनिंदा मुल्कों में से हैं जहां शायद ही कोई क्रांति हुई। दुनिया में हर जगह क्रांति होती है, मगर भारत में कोई बड़ी क्रांति हमें देखने को नहीं मिली, जैसे फ्रांस में हुई, जैसे रूस में हुई, जैसे कई और जगह, अमेरिका में भी होती है क्रांति, मगर भारत में ऐसी क्रांतियां हमें देखने को नहीं मिलती। हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना में क्रांति हुई, मगर भारत में ऐसी कोई क्रांति हमें देखने को नहीं मिली है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।